तो बेसिक मैथ्स में ग्राफ वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। अगला टॉपिक बेसिक मैथ्स का हमें देखना है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन अगर हम क्या कर रहे हैं यहां पे देख रहे हैं, तो हमें मेन यहां पे समझना है कि कब करना है ना। फॉर्मूले अगर तुमको क्या कर दिया, तुम्हारे टीचर्स ने ऑलरेडी बता दिया है, सब कुछ बता देते हैं कि देखो ये फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है। लेकिन मेन हमको क्या करना है यहाँ पे रियलाइज करना है कि इंटीग्रेशन करने की जरूरत कब पड़ेगी। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे क्या करना है, समझना है ध्यान से। सबसे पहले मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं कि तुमने, क्योंकि तुम 12वीं पास हो, तो अपनी तरफ क्यों शक की निगाहों से देख रहे हो? 12वीं पास हो ना? पक्का? पैसे देके? पापा प्रिंसिपल? नहीं ना? मेहनत से पास हुए? उसमें आवाज नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर तुम 12वीं पास हो तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ऑलरेडी तुमको आ गई होंगी। तो पहले मुझे ये जानना है कि क्या बताया गया है तुम्हें इंटीग्रेशन के बारे में। क्या होता है इंटीग्रेशन? क्या होता है इंटीग्रेशन? अरे तो मैं डेफिनेशन पूछ भी नहीं रहा हूं। मैंने कहा बोला कि नहीं बिल्कुल डिफाइन द इंटीग्रेशन और ऐसा वैसा, ये नहीं भाई। मान लो कोई 9th क्लास का स्टूडेंट, 10th क्लास का स्टूडेंट जिसने पहली बार इंटीग्रेशन सुन लिया हो और आके तुमसे बस पूछेगा कि भैया भैया बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम थोड़ा मोड़ा कुछ तो बताओगे उसको? ये मार के भगा दो, निकल यहां से। तो वही इमेजिन करो कि 9th या 10th क्लास का कोई स्टूडेंट या 11th क्लास में जो पहली बार गया, वो तुमसे आके बस इतना पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, मात्र क्या बताओगे उसको? तो भैया जो मेरे से नहीं पढ़े उनकी बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, बाकियों को भी सीखने का मौका बन जाए। अरे बोल। हाँ अच्छा, कब करते हैं इंटीग्रेशन? अभी मैंने पूछा था 12वीं पास हो, मैं बोल रहा हूँ कब करते हैं इंटीग्रेशन, नहीं पता। पूरे 12वीं के पार्ट में, पूरे 12th में, पूरे 11th में कहीं ना कहीं तो इंटीग्रेट किया होगा ना? किया है कि नहीं किया है? किया हुआ है। कब करना पड़ा था? अरे बेशर्मों की तरह से थोड़ा तेज। छोटी चीजों को बड़ा करना। बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, यहां पे जितने स्टूडेंट्स बैठे कितनों ने ये सीखा है? आगे ज्यादा मुझे पता है कि जनरली इंटीग्रेशन जब पहली क्लास होती है तो आगे सीधा सीधा क्या कर देते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं कि ये फॉर्मूला है। कुछ ऐसे क्यूरियस बच्चे होते हैं जिनको लगता है नहीं सर हमें ये भी बताओ कि इंटीग्रेशन कब करना है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, ये पूछा होगा। कितनों को ये पता है कि छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन करना जाता है? बिल्कुल बेशर्मों की तरह। मेरी क्लास में शर्माए सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी क्लास में शर्माओगे सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल बेशर्मों की तरह। कितने बच्चों को पता है कि छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है? बाकी क्या, बाकी मतलब सबको ऑनेस्ट बिल्कुल सही चीज पता है। हाँ, बाकी क्या है ये फिर? बाकी कौन से बच्चे? इन बिटवीन क्या होता है? या तो नहीं पता या तो ये पता है, या तो इसमें ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली पता है या एक्यूरेट तरीके से पता है कि सर ये होता है इंटीग्रेशन पूरा प्रॉपर तरीके से। 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। जो बिल्कुल नहीं पता, जिनको है ना, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता सर क्यों करते हैं, आज तक नहीं पता। 11th क्लास वालों देखो जरा नजर घुमा के, अगर मैंने तुमको ये बोला है तो ऐसा नहीं कि मैं हल्के में बोल रहा हूं या मजाक में बोल रहा हूं। क्या बोला था मैंने? कुछ बोला था कि पूरे 2-2 साल पढ़ाई कर लेते, ड्रॉप ले लेते, लेकिन आज तक यही नहीं पता हो जो बेसिक का बिल्कुल बेसिक है, जिसके बिना हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मजाक नहीं कर रहा होता हूं मैं। इसमें शर्माने वाली बात नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं शर्माना है। पढ़ाई में बिल्कुल बेशरम हो जाना है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं तुम कपड़े वपड़े फाड़ना शुरू कर दो यहीं पे। पढ़ाई में बेशरम होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि क्या आता है और क्या नहीं आता है, उन चीजों में बिल्कुल वो सर ये आता है, ये पता है, सर इस चीज के बारे में नहीं पता, सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दो। इन सारी चीजों में शर्माओगे बेटा तो रह जाओगे। मेरी क्लास में अगर शर्माओगे सिलेक्शन नहीं होगा, देख लेना। मेरे से अगर कोई चीज छुपाओगे, क्योंकि फिजिक्स की क्लास चल रही है और सिलेक्शन होना भी है फिजिक्स से, रुकना भी है फिजिक्स से, इतना कट ऑफ जाने लगा है। तो ये तब क्लियर होता जाएगा जब शर्माना बंद करोगे। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यही जानना है, क्योंकि जब मुझे ये पता होगा कि तुमको क्या आता है और क्या नहीं आता, तब तो मैं कुछ सिखाऊंगा यार। अगर मैं ये मान लूं हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, ये आता है, तो मैं सिखाऊंगा क्या फिर? ठीक है,
कितनों को यह पता है कि सर छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं? कितनों को पता है कि छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितनों को इसके अलावा और कुछ पता है जिनको मैंने नहीं पढ़ाया है ना? हाँ बेटा बोल, बहुत अच्छा, बहुत। समेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, वेरी गुड। किसी भी कर्व वाले ग्राफ का एरिया निकालने के लिए, बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट सही है। ऑलमोस्ट क्या सही है, मैथ्स वालों को ऐसे ही क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। गर्मी बहुत है यार, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ इसके अलावा? बहुत बढ़िया, अच्छा ट्रायल। ठीक है बेटा, देखो जितनों को यह पता है कि छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, तो मेरा कहना यह है कि भाई छोटी चीजों को बड़ा तो हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से भी कर सकते हैं। अरे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की मदद से भी तो छोटी चीजों को बड़ा किया जा सकते हैं, नहीं किया जा सकता? कुछ लोग असल डिवीजन से चीजें बड़ी थोड़ी ना होती। डिवीजन से चीजें बड़ी हो जाती है, नहीं होती? होती नहीं होती? अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बड़ा हो गया ही नहीं हो गया? 2 को मैं 0.1 से डिवाइड कर दूं, बड़ा हो गया नहीं हो गया? तो जिनका कहना यह है कि छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, तो मेरा कहना यह है कि यार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से भी तो छोटी चीजों को बड़ा किया जा सकता है। इतना झमेला क्यों पाल रहे हैं हम? इतनी चीजें क्यों सीख रहे हैं? ये कॉम्प्लिकेशन, वो ऐसा, ये सिंबल, वो फॉर्मूले, है ना? मतलब इससे निकल के कुछ आगे चीजें, तभी तो इससे हमारा काम नहीं चल रहा। जिनका कहना यह है कि सर सम करने के लिए, तो बेटा सम करने के लिए तो सम है ना? तो आज हमें क्या करना है, सही तरीके से समझना है बेटा, एक एक पॉइंट। जितना तुमने सीखा है, कुछ पार्ट सही है, कुछ पार्ट गलत है, कुछ चीजें सुधार दी, कुछ चीजें रिटेन कर दी, हर चीज को देखेंगे, राइट? सबसे पहले आज के क्लास में मैं बिल्कुल ये तुमको नहीं बताने वाला कि ये फॉर्मूला होता है, ये ऐसे होता है, कुछ नहीं। 3 दिन तक हम सिर्फ ये समझेंगे कि क्यों करना पड़ता है हमें इंटीग्रेशन। बिल्कुल फील आ जानी चाहिए, बिल्कुल रियलाइज हो जाना चाहिए कि अच्छा इसलिए इंटीग्रेशन करते हैं और यहां पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। 3 दिन तक हम क्या करेंगे, समझेंगे। किसी टीचर को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम्हें कि यहां पे ना इंटीग्रेट करके सॉल्व करो। उस प्रॉब्लम को जैसे ही तुम क्या करो, एनकाउंटर करो, उस प्रॉब्लम को जैसे ही तुम देखो, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि इसके बाद ना बिना इंटीग्रेशन के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह होना चाहिए। कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल बचपन से, जब तुमने पहली बार जोड़ना सीखा था। बिल्कुल इतने लेवल से शुरू करते हैं। जब तुमने पहली बार क्या करना शुरू किया था, ऐड करना शुरू किया था। याद करो जब तुम्हें पहली बार ऐड करना शुरू किया था, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि क्या है भला ये, इसके बारे में भी देख लेंगे। जब तुमने पहली बार ऐड करना सीखा था, सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखा था? राइट, पहले जोड़ना घटाना सीखा है, क्योंकि जोड़ना घटाना नहीं आएगा ना तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले बार तुमको इसे सिखाया गया था। तो ऐसा थोड़ी कि तुम डायरेक्ट कैसे सिखाया गया था, पहले 2 लाइन खींच रहे हो, फिर 3 लाइन खींच रहे हो, फिर काउंट कर रहे हो ऐसे, और फिर आंसर लिख रहे हो। बड़ी मुश्किल से तुमको जोड़ना और घटाना ही आ गया, महारत भी हासिल हो गई। बिल्कुल तुमको लगा हाँ अब तो यार सही है, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन अभी तक तुमको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं सिखाया गया था। तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना आता है कि चीजों को ऐड क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। क्यों करते हैं ये भी तुम समझ गए कि मान लो मैंने तुमको बोला कि इस पूरे में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बताओ, मैंने बोला इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, तो तुमको पता चल गया कि अगर मुझे टोटल बताना है तो मुझे इनको सम करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि इस लाइन में, इस रो में मान लो 6 बैठे, अगले में 6 बैठे, उसमें 8 बैठे हैं, बताओ टोटल कितने। तो तुमको ये पता है, मैंने सिर्फ ये पूछा कि टोटल कितने बैठे, मैंने ये नहीं पूछा कि इनको ऐड करो। ये तुमको रियलाइज करना है कि टोटल बताने के लिए मुझे 6 + 6 + 8। तो तुमने जब पहली बार क्या किया, ये सीखा है, तो पहले 6 लाइन खींचे, फिर 6 लाइन खींचे, उसको ऐड कर दिया, फिर 8 लाइन खींचे, ऐसे करके ऐड करना सीखा था। यही था। अभी तक तुमने मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है, इस लेवल तक तुमने मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है। तुमको ये नहीं पता कि मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कब करते हैं। ये कोई भी चीज नहीं पता। तुम्हारी जिंदगी बड़ी आसान चल रही थी, तुमको बढ़िया था कि यार कभी 2 चीजों को ऐड करना होगा, सीधा लाइन खींच के ऐड कर सकते हैं इस तरह से, राइट। एक बार मैं आया मजे के मूड में और मैंने तुमको बोला कि एक काम करो बेटा, ऐसे मैंने क्या कर दिया, 10 टाइम्स लिख दिया, राइट। ऐसे मैंने क्या किया, 10 टाइम्स लिख दिया, 2 + 2 + 2 ऐसे 10 टाइम्स लिखा। और मैंने बोला एक काम करो, इन सबको ऐड करो, राइट। इन सबको क्या करो, ऐड करो। अब जब मैंने तुमको बोला इन सबको ऐड करो, तो क्या तुमको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पता है अभी तक? नहीं, राइट। इस लेवल तक जहां तक तुमने क्या क्या सीखा है, अभी तक तुम्हें मल्टीप्लिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता।
तो तुमने इसको क्या किया, ऐड करना शुरू किया। कैसे तुम ऐड कर रहे हो, 2 को ऐड कर रहे हो 2 के साथ, राइट, 4 हो गया। फिर उसको ऐड कर रहे हो तुम इसको 2 के साथ, 6 हो गया। फिर उसको ऐड कर रहे हो 2 के साथ, और थोड़ी देर के बाद तुमने क्या किया, आंसर दिया कि सर इसका आंसर कितना होगा, 20 होगा। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तुमको लगे तो बढ़िया प्रॉब्लम था यार, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, ये तो सब लोग नहीं कर पाएंगे, हम ही कर पा रहे हैं, हमको आ रहा है। तुमको ऐसा लगा। अगली बार मैं मजे के मूड में थोड़ा ज्यादा था मैंने तुमको बोला एक काम करो, 2 + 2 + 2 इसको करो 100 टाइम्स। ध्यान रखो, अभी तक तुमको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तुमको ये नहीं पता कि कब मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तुमको सिर्फ जोड़ना और घटाना आता है। मैंने 100 टाइम्स तुमको क्या कर दिया, दे दिया कि भाई इन 2 + 2 + 2 को क्या करो, जोड़ो। अब तुमने लाइन खींची, 2 को 2 के साथ ऐड किया, फिर 2 को 2 के साथ ऐड किया, करते 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 1.5-2 घंटे के बाद तुम मुझे आंसर दे रहे हो 198। मैंने बोला गलत है। हुआ ये रहा होगा कि बेचारे तुम इतने सारे एडिशन कर रहे हो, एक आध दो क्या हो गया होगा, मिस हो गया होगा। मैंने बोला फिर से शुरू करो, पसीना वसीना तुमने पूछा, फिर से शुरू कर दिया, फिर ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद आंसर दे रहे हो 202। मैंने बोला ये भी गलत है बेटा। हो सकता है गलती से करते 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 तुमने क्या कर लिया, एक आध को ज्यादा दे दिया। फिर तुमने प्रैक्टिस की, धीरे धीरे पसीना जोड़ के फिर आंसर दिया फाइनली कि 200 होगा। मैंने बोला बिल्कुल क्या सही है। तुमको लगा यार भयंकर बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत ही टफ क्वेश्चन था, आज मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तुम जाके अपने बड़े भाई को, जिसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है, तुमने उसको दिखाया, बोला देख इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया, तूने किया कभी? उसने बोला अच्छा क्या करना है, 2 + 2 + 100 टाइम्स 200 होगा आंसर। तुम बिल्कुल अचानक से वो मीम वाले मूड में रहते, अरे भैया ये कैसे किया, मुझे भी बताओ। उसने बोला मल्टीप्लिकेशन से, राइट, उसने बोला मल्टीप्लिकेशन से। तुमने बोला ये क्या होता है, तो उसने तुमको मल्टीप्लिकेशन क्या करना सिखाया। याद करो बेटा, जब तुमने पहली बार मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था तो वो तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा टफ लगा था ही नहीं लगा था, राइट, वो टफ लगा था, क्योंकि उसके लिए तुमको क्या करना है, पूरा का पूरा टेबल याद रखना है, फिर उस टेबल को क्या करना है, देखना है क्या है कैसा है, फिर उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, राइट। तो उस टाइम पे जब तुमने पहली बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा था, तुमको लगा था यार इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है, इतना अच्छा खासा हमारा काम चल तो रहा था, एडिशन करने से, सब्ट्रैक्शन करने से, जोड़ना घटाना कर तो ले रहे हैं, राइट, फालतू का टेबल याद करना पड़ रहा है, इतनी चीजें गलत हो जा रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज तुमको ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन चीजों को टफ करने के लिए नहीं बनाया गया था, मल्टीप्लिकेशन इस टाइप के लेंथी प्रॉब्लम को इजी करने के लिए बनाया गया। आज तुमको पता है। और याद करो, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि 2 + 2 + 2 100 टाइम्स क्या करो, ऐड करो, तो मैंने एक बार भी ये वर्ड यूज नहीं किया कि इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। मैंने सिर्फ अपना प्रॉब्लम तुम्हारे सामने रखा कि मुझे 2 को 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कितने बार, 100 टाइम्स, और उसको मुझे ऐड करने की जरूरत है। मैंने ना एक बार बोला कि इसको मल्टीप्लाई से सॉल्व करो, कैसे करो, क्या करो, मैंने सिर्फ अपना क्या किया, प्रॉब्लम बोला और मैंने बोला इसका आंसर बताओ। तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन का कोर कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है, तुमने सीखा हुआ है और तुमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कब करना है, कि मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा मल्टीप्लाई करो, तुम तुरंत रियलाइज कर लोगे कि मल्टीप्लाई कब करना है और तुम आंसर मल्टीप्लाई करके ही दोगे। अरे आई बात समझ में? क्या मुझे ये बोलने की जरूरत पड़ेगी कि इसको मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो? तुमको खुद ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन कब करना है और दूसरा कैसे करना है। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, पहला कब यूज करना होता है और दूसरा कैसे करना होता है। ये सारी चीजें होती हैं टूल्स, राइट, ये सारी चीजें टूल्स कहलाती है, जिसको कब करना है और कैसे करना है। तो उस टाइम पे तुमने तुरंत आंसर दे दिया, क्या, 200। तो वही प्रॉब्लम जो एक ऐसे स्टूडेंट जिसको सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आ रहा था, के लिए बहुत लेनी था, जो बार बार गलत कर रहा, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो गया। तुमने तुरंत आंसर दे दिया कि 200। तो क्या मल्टीप्लिकेशन चीजों को टफ करने के लिए बनाया गया है? लेकिन हाँ, उस छोटे से बच्चे को तो यही लग रहा है। अरे उस छोटे से बच्चे को अपने अपने याद कर लो। तुम पहली बार जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखा था, टफ लगा था या नहीं लगा था? उस टाइम पे टफ लगा था, लेकिन आज तुमको पता है कि चीजों को टफ नहीं बल्कि आसान, इजी करने के लिए बनाया गया। सेम यही जो हिस्ट्री है वो वापस से क्या हो रही है, रिपीट होने को है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि इंटीग्रेशन चीजों को टफ बना रहा है, राइट, इंटीग्रेशन टफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरप्राइज सरप्राइज, इंटीग्रेशन चीजों को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को जो बहुत लेदी हो सकते थे अननेसेसरली, उनको इजी करने के लिए बनाया गया है।
यहां भी हमें क्या करना है, यही दो चीजें सीखनी है कि कब करना है और कैसे करना है। जैसे यहां पे अब तुमको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मल्टीप्लिकेशन कब करना होता है, तुमने सीख लिया है कि अगर कोई नंबर अपने आप को क्या करे, बार बार रिपीट करे और उन्हें ऐड करना है तो हम ऐड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला मैंने, अगर कोई नंबर अपने आप को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है और उन्हें ऐड करने की जरूरत पड़े तो हमें उसे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई। तो पहला सीखा तुमने कब करना है, फिर दूसरा सिखाया गया कैसे करना है। तो तुमको सिखाया गया कि जो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है पहले उसे लिखो, फिर जितने टाइम्स रिपीट कर रहा है उसे लिखो और यहां से टेबल याद रखो और वहां से क्या कर सकते हो, तुम आंसर दे सकते हो। जो नंबर रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और जितने टाइम्स रिपीट कर रहा है। ध्यान रखना बेटा एक एक पॉइंट को, पूरा मल्टीप्लिकेशन एडिशन को ही मैं क्या कर दूंगा सीधा इस तरह से, एक उसी के फ्लो में, राइट, उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भी सीख जाएंगे कि अच्छा वहां पे ऐसी दिक्कत है तो ये करना पड़ा था, यहां पे ऐसी दिक्कत है इसलिए ये करना पड़ रहा है। तो ये हमारी कहानी थी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, कि क्यों सीखा हमने और जब सीखा तो कैसे करना है। आज तुमको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब करना है और कैसे करना है, तुम आराम से कर सकते हो। कुछ वैसा ही फीलिंग, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग इंटीग्रेशन के लिए भी आ जानी चाहिए कि इंटीग्रेशन कब करना है, और जब ये समझ में आ जाएगा कि कब करना है तो दूसरा कैसे करना है। क्लियर है ये? शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन। जब मैं यहां पे इंटीग्रेशन शुरू कर रहा तो मैं अभी भी तुमको बोल रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए अभी भी इंटीग्रेशन पर ध्यान मत दो, क्योंकि अब हमें क्या करना है, देखना है कि हमारे पास अब ऐसी क्या दिक्कतें आई, राइट, ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ी, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे सवाल रहे होंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहे होंगे जो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड रहे होंगे, इसलिए हमने क्या सीखा यहां पे, इंटीग्रेशन। हमें इसी चीज को रियलाइज कर लेना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुई जिसके लिए हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ा, राइट, उस चीज को सीखेंगे। तो उसको सीखने के लिए थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को अलग रखो, देखते हैं कि ऐसी क्या दिक्कतें आई। उसके लिए हम बिल्कुल सिंपल से क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। और सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिया क्या, एक रिंग का। मैंने यहां पे सीधा क्या कर लिया, एक रिंग ले लिया, राइट। यहां पे जो मैंने रिंग लिया हुआ है, मैंने बोला कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, r। यहां पे जो मैंने रिंग लिया वो कितना है, r। और इस रिंग को मैंने जिस भी वायर से बनाया होगा मोड़ के, उस वायर की कुछ ना कुछ तो थिकनेस रही होगी। मैंने बोला कि उस वायर की थिकनेस मान ली मैंने कितनी, dr। हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे बेटा, राइट, एक साथ नहीं, स्टेप वाइज। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, dr। पहली चीज समझो, अगर कहीं पे dr, dx, dy, dz लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या है, समझो बेटा। अगर मान लो मैंने क्या लिखा है, s लिखा है, तो ये बता सकता है या रिप्रेजेंट कर सकता है टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल वैल्यू। लेकिन मैं चाहता हूं पूरा ना लूं, उसका कोई एक मेजर पार्ट उठाऊं, राइट। इस चीज को हम ये प्रॉपर तरीके से और क्लियर होता जाएगा कि डेल्टा एस या डीएस का मतलब क्या है, ये सारी चीजों का डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी। मान लो मैंने बोला कि भिलाई से लेकर रायपुर तक 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पूरे डिस्टेंस को हमको क्या करना, उठाना है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, एस से। मैंने बोला नहीं, बीच का 10 किलोमीटर उठाना है तो उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, डेल्टा एस से। डेल्टा एस रिप्रेजेंट करता है एक बड़ा पार्ट, और जहां पे हम पार्ट लेंगे वो चेंज भी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, राइट। बड़ा पार्ट मतलब यहां से लेके यहां तक, तो वो एक तरीके से चेंज को भी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, पूरे का एक लार्ज पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं क्या कि ये क्या है, एक तरीके से चेंज है। तुम कह सकते हैं पार्ट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं पे ds लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है एक स्मॉल पार्ट को, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, स्मॉल पार्ट को। जैसे मैंने बोल दिया पर्टिकुलर उस पॉइंट पे वेलोसिटी, पर्टिकुलर उस पॉइंट पे वेलोसिटी, तो मैं इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहा, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे ds। तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, या टोटल वैल्यू लिख सकते हैं, राइट। डिस्प्लेसमेंट लिया तो एग्जांपल ले रहे हैं, और यही रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल चेंज को भी। तो क्वेश्चन आता है सर आपने यहाँ पे dr क्यों लिया है, हर एक पॉइंट को समझते चलना है। क्वेश्चन आता है सर आपने dr क्यों लिया है, राइट, डेल्टा आर क्यों नहीं लिया, या x क्यों नहीं लिखा, इसको किसी दूसरे उससे सिंबलाइज क्यों नहीं किया। तो मेरा कहना बेटा ये है कि मान लो मैंने यहाँ पे dr नहीं बल्कि क्या लिया होता, डेल्टा आर, क्योंकि ये रेडियस है और इसकी थिकनेस में बहुत ज्यादा ले लेता, कितना, डेल्टा। तो इससे एक दिक्कत होती,
दिक्कत ये होती कि अब इसके पास बहुत सारे रेडियस हो गए, एक इनर रेडियस हो गया, एक आउटर रेडियस हो गया, एक हम कह सकते हैं मीन रेडियस। अगर ये डेल्टा आर हुआ, राइट, तो इसको हम आर की जो वैल्यू है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाएंगे। हम उसे प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आर की वैल्यू रेडियस जब हम मेजर करेंगे तो हम बोलेंगे यार इनर वाले को ले, आउटर को ले, मीन को ले, किसको ले, ये दिक्कत होगी। तो बोले सर लेकिन इसको डेल्टा आर से क्यों रिप्रेजेंट किया है, डी आर से क्यों रिप्रेजेंट किया है, डी एक्स से रिप्रेजेंट कर दो। तो डी आर से इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये बता रहा है कि ये रेडियस के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है, राइट। इस रेडियस के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है, बट क्या है, स्मॉल है। इतना स्मॉल कि चाहे हम इनर रेडियस को मेजर करें चाहे आउटर रेडियस को मेजर करें, वो एक तरीके से क्या है, नेग्लिजिबल। वो एक तरीके से क्या है, नेग्लिजिबल। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक के कंपैरिजन में दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया कि हाँ इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसलिए सिंबल भी सेम यूज करना पड़ेगा क्योंकि कंपेयर इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंपैरिजन इन दोनों का देख रहे हैं। हर एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। क्लियर है यहां तक? मैंने तुमसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा, मैं अभी इंटीग्रेशन में तो गया भी नहीं हूं, मैंने तुमसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा कि मैंने जिस मटेरियल से इस रिंग को बनाया है उस मटेरियल का एरिया क्या है, राइट। तो मैंने पूछा एरिया ऑफ मटेरियल ऑफ रिंग। मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसने कितना एरिया घेर रखा है, मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा कि जितने मटेरियल से इस एरिया को क्या किया गया है, सॉरी इस रिंग को बनाया गया है उसका एरिया, राइट। सिर्फ और सिर्फ मटेरियल। जिनको समझ में नहीं आ रहा है दो तरीके में बस समझाने के, सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल तरीके से। अज्यूम करो इतने ही रेडियस का एक डिस्क है, राइट, इतने ही रेडियस का क्या है, एक डिस्क। जितना पेंट हमें चाहिए होगा इसको पूरा पेंट करने के लिए, वो पेंट कहां लगेगा, हवा में लगेगा या मटेरियल पे लगेगा, मटेरियल पे लगेगा। वही उसका एक तरीके से क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो अगर इतना ही बड़ा हमारे पास क्या है, एक डिस्क है इतने ही रेडियस का और आर ही रेडियस का एक रिंग है, क्या दोनों में बराबर पेंट लगेगा, क्या दोनों में अमाउंट ऑफ पेंट बराबर लगेगा, क्या नहीं, राइट। डिस्क में यहां पे भी मटेरियल तो यहां भी पेंट करना पड़ेगा, जबकि रिंग में सिर्फ और सिर्फ इतने मटेरियल पे क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। तो जितना पेंट लगेगा एक तरीके से वो क्या है, एरिया ऑफ मटेरियल। मैंने ये नहीं बोला कितना एरिया घेर रखा है, राइट, क्योंकि वो तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, दोनों ने बराबर बराबर एरिया क्या कर रखा, घेर रखा है। जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, दूसरा तरीका ये, इमेजिन करो कहीं पे घास लगी हुई है, मैं वहां पे आर रेडियस के रिंग को पटक दे रहा हूं और आर रेडियस के डिस्क को पटक दे रहा हूं। जितने घास को वो दबा देगा तो घास को सिर्फ वहीं पे दबाएगा जहां जहां पे वो मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो जितने घास को वो क्या कर देगा, दबा देगा, कंप्रेस कर देगा, वही कहला जाएगा एक तरीके से एरिया ऑफ मटेरियल। आर रेडियस का रिंग और आर रेडियस का डिस्क मैंने घास में फेंक दिया, क्या दोनों बराबर घास को दबाएंगे, लेकिन हाँ पूरे एरिया तो बराबर ही घेरेंगे, राइट, कि भैया इसके अंदर नहीं आना है। तो हाँ जितना एरिया वो कवर करेंगे वो जरूर एक दूसरे से क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन मटेरियल क्या हर जगह पे दोनों का बराबर होगा। किसका एरिया ज्यादा होना चाहिए, किसने ज्यादा घास को दबा दिया, डिस्क को, और किसने कम घास को दबाया, रिंग को। तो मैंने सिर्फ तुमसे यही पूछा कि बताओ इतना जहां जहां पे मटेरियल प्रेजेंट है उसका एरिया कितना है, बताओ जरा। आया समझ में मटेरियल का एरिया? अरे सीखा हुआ है बचपन में, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, ये सब सीखा है कि नहीं सीखा है, बताओ। कितना? अरे बोलो इसमें क्या है, गलत ही तो होगा, ना बोलने से तो ज्यादा बेटर है। कितना बेटा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो किसका होता है, डिस्क का होता है। और मैं किसका, मैंने ये थोड़ी पूछा कितना इसने घेर रखा है, कितना, 2 बाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से भी डबल। डिस्क बेचारा इतना, डिस्क में ज्यादा पेंट लगेगा, रिंग में ज्यादा पेंट लगेगा, खुद में डिस्क में ज्यादा लगेगा। तो डिस्क का मटेरियल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। कितना? 2 बाई आर। अबे नालायक हो, कम से कम डायमेंशन की तो कदर कर लो, है उसकी तो इज्जत रखो, उसकी लाज रख लो। डायमेंशन का 2 पाई आर अगर लिखोगे तो 2 पाई आर तो लेंथ होता है। अबे एरिया में 2 बार लेंथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो 2 पाई आर कैसे हो जाएगा?
2 पाई आर डी आर। समझो, इमेजिन करो कि इसको मैं कट कर दूं और कट करके सीधा कर दूं, क्या बन जाएगा? अरे क्या बन जाएगा? एक रॉड, स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ ठीक है, एक रॉड बनेगा, राइट। इसको ऐसे कट कर दिया, बिल्कुल सीधा कर दिया, राइट। ये हो गया एक रॉड। इस रॉड की लंबाई कितनी? रॉड की लंबाई कितनी? 2 पाई आर, राइट। इसके पेरीमीटर के इक्वल, राइट। इसका जो पेरीमीटर होगा वही इसका क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। और इसकी थिकनेस कितनी? एक सिंपल तरीका मैं सिंपल बोल सकता हूं कि भाई लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दो, लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दो। लेंथ है 2 पाई आर और चौड़ाई कितनी है? डी आर। तो 2 पाई आर इंटू डी आर। अगर मेरे पास इस तरह का क्या है, एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है? आर, और थिकनेस कितनी है? डी आर, तो उसके मटेरियल का, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, मटेरियल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मटेरियल का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू डी आर। क्लियर है? ठीक है। अगर इसी तरह से मेरे पास एक नहीं बल्कि 10 रिंग होती तो कंप्लीट एरिया कितना होता? 10 इंटू 2 पाई आर डी आर। इजी। अगर इसी तरह की वैल्यू अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, वैल्यू नहीं बदल रहा है, यही वैल्यू अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो वहां पे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे हमें, सॉरी, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन से आंसर निकाल सकते हैं। अरे यही वैल्यू अगर बार बार अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो हम सीधा क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन से आंसर निकाल सकते हैं। अब तुम लोग को फिजिक्स पढ़ाने से पहले मेरी एक दुकान थी, मैं दुकान में काम करता हूं, हाँ, जहां पे इस तरह के रिंग को मैं पेंट किया करता था। ऐसी दुकान थी मेरी, राइट। तुम लोग को जो फिजिक्स में पढ़ाता था उससे पहले, राइट, मेरे पास क्या थी? इस तरह की दुकान थी जहां पे मैं इस तरह के, मेरे पास रिंग आते थे और रिंग को मैं क्या करता था? पेंट करता था। लेकिन वो पेंट मेरे लिए काफी महंगा था, तो मैं उनको बल्क में बगा के नहीं रखता था। मेरे पास जब ऑर्डर आता था तो मैं उसका क्या करता था? एरिया कैलकुलेट करता था, फिर जितना उस एरिया में लगने वाला है मटेरियल उतना क्या कर देता था? ऑर्डर कर देता था। फिर उतना ही तो ऑर्डर करूंगा ना मैं यार, राइट। एरिया कैलकुलेट, क्योंकि हवा में तो लगना नहीं है, मटेरियल में लगना है, तो उतना ऑर्डर कर देता था। तो इमेजिन करो कि मान लो मेरे पास कभी ऐसा हुआ कि इसी तरह के 3 सिमिलर रिंग्स आए, राइट। मेरे पास 3 सिमिलर रिंग्स आ गए ऑर्डर के लिए, 3 सिमिलर रिंग्स आए। जिसने मुझे क्या करना है? ऑर्डर दिया इस तरह से, उसने मुझे क्या किया? 3 रिंग्स दिए जिसमें सबका रेडियस क्या था? सेम था, दैट इज आर, और सबकी थिकनेस भी कितनी थी? सेम, दैट इज डी आर। सबकी थिकनेस क्या थी? सेम। और उसने बोला भैया ऐसा है कि इन तीनों को आपको पेंट करके क्या करना है? कल तक देना है। मैंने बोला ठीक है यार, हो जाएगा। मैंने क्या किया? मुझे इसका मटेरियल का क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला यार सबके डायमेंशंस क्या है? सेम है, सबका रेडियस सेम है, थिकनेस सेम है, मतलब सबके मटेरियल का एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। तो मैंने एक के मटेरियल का एरिया क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया, और उसको क्या कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मुझे ये करना पड़ा, राइट, कि मुझे क्या करना है? एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मटेरियल ऑफ 3 रिंग्स, तो हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर इंटू, मल्टीप्लिकेशन का काम चल जा रहा है। उसके कुछ दिन के बाद मेरे पास इसी तरह के 100 रिंग्स आए, राइट। 100 रिंग्स आए और बोले भैया इसको आपको क्या करना है? पेंट करना है। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। क्योंकि सिमिलर टाइप के रिंग्स थे, मैंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ एक का एरिया कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 100 से। मुझे कितना पेंट चाहिए होगा मुझे पता चल गया, मैंने ऑर्डर कर दिया, पेंट वेंट करके रिटर्न कर दिया, धंधा बढ़िया चल रहा था, राइट। इसी तरह से एक बार मेरे पास 1-1 लाख रिंग्स आए। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक का एरिया कैलकुलेट किया, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, पेंट ऑर्डर करके पेंट वेंट करके दे दिया। लेकिन एक दिन, राइट, मेरे पास क्या हुआ? कुछ ऑर्डर आया, लेकिन ऑर्डर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था। ऑर्डर मेरे पास इस तरह से आया कि मेरे पास 5 ही रिंग्स के ऑर्डर आए। दिक्कत यह था कि इसमें सारे रिंग्स का जो रेडियस था वो अलग अलग था, सारे रिंग का रेडियस अलग अलग था।
एक का रेडियस था R1, दूसरे का रेडियस था R2, तीसरे का क्या था R3, R4, R5, इस तरह से था। हाँ, थिकनेस सबकी जरूर क्या थी, सेम थी, राइट। थिकनेस इसमें से जितने भी थी सबकी क्या थी, सेम थी। मैंने बोला यार ये तो थोड़ा सा मेहनत वाली काम हो गई। काम मेहनत वाला क्यों हो गया? क्योंकि अभी तक मैं एक का एरिया निकालता था और जितने होते थे उससे मल्टीप्लाई कर लेता था। ऐसा इसलिए करना पड़ता था क्योंकि वही वैल्यू अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन अब क्या वही टैक्टिस मैं यहां पे अपना पाऊंगा? यहां पे अब वो यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबका रेडियस क्या है, अलग अलग है। अगर सबका रेडियस अलग अलग है तो सबका मटेरियल का एरिया भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब अगर मैं ये सोचूं कि एक काम करता हूं, एक को निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे ये करना पड़ेगा सीधा सीधा कि भाई एक का एरिया निकाला, दूसरे का निकाला, तीसरे का, चौथे का निकाला, और सबको क्या करूं मैं, इंडिविजुअली ऐड करूं। और ऐड करने के बाद बोलूं कि अच्छा इतना पेंट मुझे चाहिए। मेरा काम थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। मैंने कोई दिक्कत नहीं है यार, हो जाएगा। मैंने किया इस तरह से, कैलकुलेट किया और क्या कर दिया, ऑर्डर अपना करके कंप्लीट कर दिया। इसको काम पसंद आया, अगली बार ये फिर आया, लेकिन इस बार 100 रिंग्स लेके आया इस तरह से। लेकिन सारे रिंग्स का रेडियस जो था वो क्या था, अलग अलग था, राइट। एक का R1, दूसरे का R2, R3, R4 इस तरह से था, और पूरे बढ़ते हुए। अच्छा, एक चीज था उसमें जरूर कि जितने भी रेडियस इसमें थे वो एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में थे। कंटिन्यूअस ऑर्डर कहने का मतलब है पहले का रेडियस था 1 मीटर, दूसरे का 1.1, दूसरे का फिर 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे करते हुए बढ़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद मुझे क्या करना पड़ा, एक का रेडियस, मैंने एक का एरिया निकाला, फिर दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला। क्या अब मल्टीप्लिकेशन मेरी हेल्प कर पाएगा? क्या अब मेरा काम मल्टीप्लिकेशन से चल पाएगा? नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके इंडिविजुअल को निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। लेकिन बेटा 100 रिंग्स है इस तरह के, सोचो वही काम कितना ज्यादा मुश्किल हो गया। सबका इंडिविजुअल में एरिया निकाल रहा, ऐड करा, 2 दिन बीता, 2 दिन में मैं सिर्फ एरिया निकाल पाया। उतना पेंट ऑर्डर किया, फिर कंप्लीट करके मैं जैसे तैसे उसको क्या किया, दिया। ये इंसान 1 सप्ताह के बाद मेरे पास 10,000 रिंग लेके आ गया इस तरह से, जिनके रेडियस क्या थे, अलग है। 10,000 रिंग्स जिनमें सबके रेडियस क्या थे, अलग अलग। कि प्रैक्टिकली सोचो, कर पाऊंगा मैं अकेले? उसी दिन से मैंने दुकान बंद कर दिया और फिजिक्स पढ़ाना चालू कर दिया। मैंने बोला भैया ये नहीं हो पाएगा मेरे से, राइट। उस 10,000 रिंग्स का जो ऑर्डर था वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था सबका रेडियस अलग अलग है। एक का 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करते करते सबका इंक्रीज हो रहा है। फिर इतना सारा एरिया इंडिविजुअली निकाल के ऐड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। दुकानों का बंद कर दिया और आ गया मैं इधर। बोला काम करते फिजिक्स पढ़ा के देखते हैं, शायद लक काम कर जाए। आता नहीं था फिजिक्स मुझे कुछ भी। मैं तो दुकान चला रहा था, है ना। अभी भी नहीं आता मुझे, मैं पैसे देके पास हुआ था बाद में, है ना। अब एक मैथ्स वाला फ्रेंड था जिसके साथ में क्या हुआ, बैठा हुआ था आराम से और बातें चल रही थी। तो उससे पूछा काम धंधा कैसे चला। मैंने बोला वो तो छोड़ दिया मैंने। उसने बोला क्यों छोड़ दिया? मैंने बोला कहानी बताई उसको। मैंने उसको बोला यार पहले ऐसा था कि अगर 10,000 ऑर्डर आ रहे थे, 1 लाख ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन सबका एरिया सेम था, मैं मल्टीप्लाई करके निकाल लेता था। लेकिन अब वो 10,000 ऑर्डर ऐसा आ गया कि सब एरिया या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। अरे उधर से देखो तो कम हो रहा है, इधर से देखो तो बढ़ रहा है। मैं कैसे करता? उसने बोला अबे यार इसके लिए तूने जॉब छोड़ दी, इसके लिए अपना इतना अच्छा बढ़िया काम धंधा छोड़ के तू यहां आ गया, इनको फिजिक्स पढ़ाने, इनको ये कोरोना वालों को। उसने बोला इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे, राइट। इस दिक्कत को, इस प्रॉब्लम को हम आराम से अवॉइड कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर आता तुझे, मैं तो 12वीं पास था, मुझे थोड़ी ना आता था फिजिक्स, वो मैथ्स वाला तो समझा। अगर तुझे इंटीग्रेशन आता तो 10,000 क्या 1 लाख रिंग आ जाते, सबके रेडियस अलग अलग होते, तो आराम से क्या कर सकता था, उनके एरिया को ऐड कर सकता था विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। मैं भयंकर खुश हुआ। मैं ही आराम से बैठ गया, पालती मार के मैंने बोला सत्यनारायण की कथा की तरह बकिए प्रभु सुनाइए मुझे कि इंटीग्रेशन क्या भला और कैसे करते हैं। वही चीज हमें क्या करना है, यहां पे समझना है कि कब जरूरत पड़ी और कैसे करना है। दिक्कत क्या हुई समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि किसी भी मैथमेटिकल टूल को बस बना दिया जाता है इस तरह से कि चलो बना दे बच्चों को परेशान करने के लिए। नहीं, कभी ना कभी
किसी पॉइंट पे किसी ने प्रॉब्लम फेस किया होगा तो उसके लिए टूल बनाया होगा, राइट। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो कैलकुलस वाला पार्ट है, ऐसी दिक्कतों को, कैसी दिक्कत, अगर कोई ऐसी दिक्कत मैं बोल रहा हूं कैसी दिक्कत बोल रहा है, ऐसी दिक्कत, अगर कोई वैल्यू कंटिन्यूअसली या तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उन्हें ऐड करने की जरूरत पड़े तो हम उन्हें ऐड नहीं करते बल्कि इंटीग्रेट करते हैं। इसको और सही तरीके से ऐसा हम बोलते हैं, अगर कोई वैल्यू किसी फिक्स्ड पैटर्न को, किसी आइडेंटिफाई करने वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है, राइट, उस पैटर्न के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उन्हें हमें ऐड करने की जरूरत पड़े तो हम उसको ऐड नहीं करते बल्कि क्या करते, इंटीग्रेट। अगर कोई वैल्यू अपने आप को रिपीट ना करे बल्कि अपने आप को रिपीट करे और उन्हें ऐड करते तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते। अगर कोई वैल्यू किसी फिक्स्ड पैटर्न के हिसाब से क्या हो, चेंज हो, या तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, साइन के हिसाब से चेंज हो रहा है, पहले बढ़ा फिर जीरो, फिर बढ़ा फिर जीरो, ऐसे होता रहे, कॉस के हिसाब से चेंज हो, किसी पैटर्न को फॉलो करें और इन वैल्यूज को ऐड करने की जरूरत पड़े तो हम इन्हें ऐड नहीं करते बल्कि इंटीग्रेट करते। आया समझ में? तो बेटा आज के बाद ये सब आंसर नहीं देना, छोटी चीजों को बड़ा करने तो बड़ी चीजों को छोटा करने के लिए सारी चीज। क्या बोलोगे? दिक्कत आई समझ में कि ये हमारा काम मल्टीप्लिकेशन से नहीं चलेगा, ऐसी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करना है वो अब क्या करते देखते। इनको तुम लिखते जाओ बेटा, ये भी बहुत काम आएगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 पाई RDR, और हर एक पॉइंट को हम क्या करेंगे भी समझेंगे। तुरंत से लिखो इसको। तो अगर मान लो सिमिलर वैल्यूज अपने आप को रिपीट कर रहा है और उनको ऐड करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू कंटिन्यूस या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या किसी फिक्स पैटर्न के हिसाब से क्या हो, चेंज हो, और उन्हें ऐड करने की जरूरत पड़े तो हम उसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि इस तरह से हमारे पास क्या है, कुछ रिंग्स हैं जिसका रेडियस है, एक का R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, ऐसे थिकनेस सबकी क्या है, सेम है, dr, और इसकी थिकनेस कितनी, dr। और मैंने बोला इन तीनों के मटेरियल का एरिया मुझे क्या चाहिए, निकालना है। तो मैंने बोला एरिया ऑफ मटेरियल ऑफ 3 रिंग्स, ये जो 3 रिंग्स हैं इनके लिए मुझे निकालना है। क्या मल्टीप्लिकेशन हेल्प करेगा हमारी? नहीं, हमें ऐड करना पड़ेगा। हम बोलेंगे एक का है 2 पाई R1 dr प्लस दूसरे का है 2 पाई R2 dr प्लस तीसरे का है 2 पाई R3 dr। अगर 3 रिंग है, चलो हम सिंगल सिंगल निकाल के क्या कर ले, ऐड भी कर ले। लेकिन इस तरह के अगर 3000 दे दूं, 30,000 दे दूं, 3 लाख दे दूं, क्या प्रैक्टिकली ऐड करना पॉसिबल है? मान लो अगले केस में मैंने तुमको बोल दिया कि इस तरह से हमारे पास क्या है, ऐसे रिंग बढ़ते जा रहे हैं और कितने हैं, 3000 रिंग्स हैं, राइट। इस तरह से बढ़ते जा रहे हो 3000 रिंग्स है। और कैसे बढ़ता जा रहा है, राइट। इसका रेडियस है R1, इसका है R2, इसका है R3, लास्ट वाले का R3000, ऐसे करके। और मैंने बोला सबकी थिकनेस कितनी है, dr, राइट। सबकी थिकनेस कितनी है, dr। और मैंने बोला क्या करो, पूरे एरिया निकालो 3000 रिंग्स का, एरिया ऑफ 3000 रिंग्स। अब तुम यहां पे क्या लिखोगे, 2 पाई R1 dr प्लस 2 पाई R2 dr, ऐसे करते करते 3000 टाइम्स। क्या प्रैक्टिकली ऐड करना पॉसिबल होगा इनको? क्या प्रैक्टिकली ये सही चीज है कि इतने सारे ऐड करें? 2 पाई R2 dr प्लस इस तरह से, राइट। तो हमें पता है, हम बोलने को बोल सकते हैं थ्योरेटिकली कि हाँ कर लो ऐड, क्या दिक्कत है, एक को दूसरे के दूसरे को। अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ बाल्स जो है, हेयर जो है, काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। कर दो, क्या करने की कोशिश करो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे अलग बात है, लेकिन किया तो जा सकता है। आंसर आएगा नहीं आएगा अलग बात है, प्रैक्टिकली नहीं किया। आग में चला जा सकता है, बिल्कुल चला जा सकता है, पर सच में नहीं चलना है ना। तो क्या कर सकते हो और क्या करना चाहिए, दोनों चीजें अलग है। कोई बोले आग में चल सकते, बिल्कुल चल सकते, चल लो, पैर ही चलेगा तुम्हारा, पर सच में नहीं चलना है, प्रैक्टिकल ये नहीं है। इसी तरह से 3000 रिंग्स है जिनका एरिया अलग अलग है, सबको ऐड करना है, कर सकते हो, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो कैसे करना होता है, अब उसी चीज को हमें क्या करना है, समझना है। लेकिन उससे पहले एक चीज, कुछ चीजों का क्या करना ध्यान रखना। मैंने बोला स्टेप वाइज सीखेंगे। तुम्हारा डाउट ये होना चाहिए
कि सर R1, R2, R3 सबका रेडियस अलग अलग जब हमने क्या किया लिया है, तो इसमें हमने ये क्यों लिया है कि सबकी थिकनेस सेम है, राइट? सबकी थिकनेस क्या है? सेम ली है। सर इसको dr1, dr2, dr3 क्यों नहीं लिया है? एक ये डाउट है। दूसरा बेटा, जब यहां पे हम इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई r dr का, मतलब हमें क्या करना है? एरिया को जोड़ना है, तो एक का एरिया निकालोगे तब तो तुम ऐड करोगे, और इतने सारे एडिशन को क्या कहते हैं? इंटीग्रेट करना। तो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है उसको क्यों इंटीग्रेट करोगे? तो इंटीग्रेशन से हम उसको क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। और क्या बदल रहा है? रेडियस बदल रहा है, उसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो जैसे मैं ये पार्ट लिखूंगा वैसे ही तुम्हारा सेकंड डाउट होना चाहिए कि सर अगर dr भी सबके लिए सेम है तो dr को भी बाहर निकाल लो। आपने यही बोला कि कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। एक तो पहले ये आप बताओ कि जब सबका रेडियस आपने अलग अलग लिया है तो dr सबका या थिकनेस सबकी सेम क्यों है? dr1, dr2, dr3 क्यों नहीं लिखा है? पहला डाउट ये। दूसरा, अगर आपने सबकी थिकनेस सेम ली है और आपने बोला इंटीग्रेट हमें उसको करना पड़ता है जो वेरिएबल होता है, जो कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल देते हैं, तो dr को हमने बाहर क्यों नहीं निकाला? ये दो डाउट है हमारे अभी। इसको हम क्या कर रहे हैं? अभी क्लियर कर रहे हैं, थोड़ी देर में आराम से क्लियर हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो अभी समझ में आएगा, है ना? ये दो डाउट मैंने खुद से बोल दिया, इसको अभी हम क्लियर करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये समझो कि जब हमने यहां पे क्या किया है, राइट? यहां पे हम ले रहे हैं जहां पे एक आध फॉर्मूला हम क्या करेंगे, लिखेंगे। मान लो हमने लिखा है x इंटू डी एक्स, तो इसमें से जो x होता है ये वेरिएबल होता है, और जो dx है वो है जिसकी वजह से ये वेरी कर रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में समझ में आएगा, तुरंत समझ में नहीं आएगा। एक वो है जो क्या कर रहा है? बदल रहा है, और ये वो है जिसकी वजह से बदल रहा है, जिसकी वजह से बदल रहा है। तो जिसकी वजह से कोई वेरिएबल आता है, हम उसको इंटीग्रेट उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, उसी की वजह से कर रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको कभी भी बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये तो क्या हो गया? वेरिएबल जिसको इंटीग्रेट करना, और ये उसका एक्चुअली क्या हो गया? कॉज। इसकी वजह से ये बदल रहा है। जो कॉज है, जिसकी वजह से कोई वेरिएबल है, उसको कभी भी बाहर नहीं निकालते, उसको अंदर ही रखते हैं। और हम यहां पे बोलते हैं हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस। क्या मतलब हुआ कि इसकी वजह से बदल रहा है? वो अब समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, सुनते जाना ध्यान से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको यहां पे ध्यान रखना वो ये कि जो बदल रहा है और जिसकी वजह से बदल रहा है, इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो बदल रहा है, अगर वो लेंथ है तो जिसकी वजह से बदल रहा है वो भी लेंथ होनी चाहिए, तभी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोनों या तो लेंथ वाले डायमेंशन होने चाहिए, दोनों या तो टाइम, दोनों प्रेशर, दोनों मास। ऐसे अगर एक लेंथ है दूसरा टाइम है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तब हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, राइट? चीज आएंगी समझ में। दूसरा है कि सर इसको अलग अलग आपने क्यों नहीं लिया, राइट? इसको सबको सेम क्यों लिया है? तो समझो बेटा, इमेजिन करो, राइट? एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक रिंग का मटेरियल का एरिया कितना होता है वो हमको पता है। मैंने सोचा इस नॉलेज से हम एक डिस्क के मटेरियल का एरिया निकाल लेते हैं। हमने सोचा एक काम करते हैं, एक डिस्क है उसका भी एरिया निकाले। अरे तुमको पाई आर स्क्वायर तो बता दिया गया ना, लेकिन कोई इंसान तो होगा जिसने पहली बार पाई आर स्क्वायर निकाला होगा। कैसे निकाला होगा वो समझते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक यहां पे क्या है? डिस्क है, राइट? और इस डिस्क का रेडियस है कितना? r। और मुझे इस डिस्क का मटेरियल का एरिया चाहिए। मुझे ये जानना है कि अगर मुझे इस पूरे को क्या करना है? पेंट करना है, तो कितना पेंट चाहिए होगा, इसका एरिया कितना है। तो हम बोलेंगे कि एक डिस्क किससे मिलके बना हुआ है? बहुत सारे रिंग से। हम हमेशा ये देखते हैं कि भाई कोई भी चीज किससे मिलके बना हुआ है, राइट? तो हमने बोला कि ये जो डिस्क है ना वो बहुत सारे क्या है? रिंग से मिलके बना हुआ है। कैसे? अगर मैं मान लो एक पॉइंट लगा दूं, पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा रिंग, फिर इसके ऊपर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, इस तरह से करते जाएं, तो क्या मिलेगा हमें? एक पूरा डिस्क, राइट? तो एक रिंग ले, उसके चारों तरफ एक और रिंग, फिर थोड़ा उससे बड़ा, थोड़ा उससे बड़ा, इस तरह से अगर बहुत सारे हम क्या कर ले? रिंग ले
तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरा एक डिस्क। इमेजिन करना पड़ेगा बेटा ये सारी चीजों में। जो नहीं कर पा रहे, प्याज, वो सैलेड वाला, वो कटा हुआ प्याज डिस्क जैसा दिखता है, लेकिन डिस्क किससे मिलकर बना है? बहुत सारे लेयर से। हर एक लेयर को अगर हम केयरफुली निकाल लें, ऑनियन रिंग्स बनाने के लिए, खाया नहीं खाया है, अगर केयरफुली निकाले, खाने की चीजों में कितना हो, तो हमें कैसा दिखेगा? रिंग के शेप का दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरा एक डिस्क किससे मिलके बना हुआ है? बहुत सारे रिंग से। तो हमने बोला देखो ये ऐसा है, एक डॉट था, फिर डॉट के ऊपर एक छोटा सा रिंग, फिर थोड़ा और बड़ा सा रिंग, फिर थोड़ा और बड़ा सा रिंग, फिर एक और बिल्कुल लास्ट वाला रिंग। लास्ट वाला रिंग का रेडियस कितना है? पहला जो डॉट है उसका रेडियस कितना? 0। अगर मैं इसको इसके ऊपर, इसको इधर, इसको उधर, इधर रख दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? क्या मिल जाएगा? और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इन सबके एरिया को अगर मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो मुझे पूरे डिस्क का एरिया मिल जाना चाहिए, नहीं मिल जाना चाहिए? तो मैं थ्योरेटिकली ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ डिस्क निकालना है, तो मुझे क्या करना है? सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल दी रिंग्स। इन सबके एरिया को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। लेकिन बेटा ये बहुत सारे रिंग्स है, बनाया मैंने 4 या 5 है, लेकिन इसमें क्या है? बहुत सारे रिंग्स हैं। इतने सारे रिंग का एरिया ऐड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। लेकिन करे कैसे और होता कैसे, ये भी तो जानना है। एक चीज जो मैं तुम्हें बार बार बोलूंगा, इंटीग्रेट करना एक दीवार बनाने जैसा होता है बेटा। और दीवार बनी है मान लो किससे? ईंट से। तो पहले ईंट पता होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि कहीं पे मिट्टी विट्टी रखा हुआ है, सीमेंट रखा, बस सीमेंट को थापना शुरू कर दोगे और दीवार बन जाएगी। पहले क्या बनाएंगे? ईंट। फिर उसी ईंट को रख रख के ऐड कर करके क्या बनाना है हमें? दीवार। अगर तुम्हें इस पूरे का क्या करना है? एरिया निकालना है, तो ये बहुत सारे रिंग से मिलकर बना हुआ है, तो पहले किसी रिंग का एरिया निकालना होगा। इसे मैंने शुरू में ही रिंग का एरिया समझा दिया था कि क्या है। तो मैंने क्या किया, इनमें से कोई एक रैंडम कोई सा भी रिंग ले लिया और मैंने बोला लेट से इसका रेडियस कितना है? x, और इसकी थिकनेस कितनी है? dx। रेडियस कितना? x, थिकनेस कितनी? dx। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, राइट? इसका एरिया कितना होगा बेटा? 2 पाई x इंटू, इसी तरह से इसका एरिया होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। और अगर प्रैक्टिकली ऐड नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट। अगर हम इसे प्रैक्टिकली ऐड नहीं कर पाएंगे तो हम इसे क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अब मैंने बोला कि इंटीग्रेट सिर्फ और सिर्फ किसको करना है? वेरिएबल को। तो कांस्टेंट टर्म हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे और x को इंटीग्रेट करेंगे dx से। दो हमारे डाउट थे। पहला तो सर आपने सबको dx थिकनेस क्यों ली? सबकी थिकनेस सेम क्यों थी, अलग अलग क्यों नहीं थी? और दूसरा, इसको बाहर क्यों नहीं निकाला? समझते हैं इस चीज को वापस से। इमेजिन करो कि इसमें जितने भी रिंग हैं, इन सबका जो रेडियस है वो क्यों बदल रहा है? क्योंकि पहला रिंग हमने ऐसे रखा तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, अगला रिंग इसके ऊपर आएगा ना। जब अगला रिंग इसके ऊपर आएगा तो इसका रेडियस बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इससे पहले वाले रिंग की कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, फिर इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा और ऊपर आ रहा है। समझो, तो जितने भी यहां पे क्या है रिंग है, सबका जो रेडियस है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, या उधर से आएंगे तो घट रहा है। तो वेरिएबल क्या हुआ? x। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर इसका कुछ ना कुछ क्या है? थिकनेस है। सारे रिंग की थिकनेस है। तो ये हो गया क्या? वेरिएबल। और ये हो गया उसका रीजन। इसकी वजह से, अरे आया समझ में? तो ये जो है बदल रहा है और ये वो है जिसकी वजह से बदल रहा है। तो हमने बोला कि भले ये क्या है? dx है हर जगह, लेकिन इसको बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि एक तरीके का क्या है? कॉज है। जो बदल रहा है उसको इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? वो बदल रहा है। तो कॉज को कभी बाहर नहीं निकालना है, राइट? दूसरा, ये दोनों सिमिलर डायमेंशन के होने चाहिए। यहां पे जो रेडियस है वो भी क्या है? लेंथ। थिकनेस है वो भी क्या है? लेंथ। दोनों के डायमेंशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया सर ये सेम क्यों होना चाहिए? वैसे सबकी थिकनेस dx क्यों ली? तो समझो बेटा, इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि जितने भी इसमें रिंग हमने अज्यूम किए हैं सबकी थिकनेस क्या है? अलग अलग है। अगर सबकी थिकनेस अलग अलग लेंगे
सबकी थिकनेस अलग अलग, तो सबका रेडियस नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में नहीं बढ़ेगा। समझ में आई बात? अगर मान लो मैंने बोला इसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर जो तुम रिंग रखोगे उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इसके बाद आएगा। लेकिन अगर इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर जो रिंग रहेगा उसकी थिकनेस रेडियस 5 सेंटीमीटर से बढ़ेगा। तो अगर सबकी थिकनेस अलग अलग लेंगे तो सबका रेडियस बढ़ेगा, पर एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में। एक का बढ़ेगा 1 मीटर से 1.1, फिर 1.1 से 1.5, 1.5 से 1.7, 1.7 से 2.2। तो क्या ये ऑर्डर कंटिन्यूअस है? राइट? नहीं। अब मैंने तुमको बोला इंटीग्रेशन भी हमारी हेल्प तब कर पाएगा जब ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किसी ऑर्डर में हो। समझ में आ रही बात? राइट? इसलिए हमने यहां पे क्या लिया है? सबकी थिकनेस इक्वल लिए। जैसे तुम अपने पेजेस को देखो, कॉपी में हर पन्ने की कुछ ना कुछ थिकनेस है, और हर पन्ने की थिकनेस क्या है? सेम है। जिसकी वजह से अगर कॉपी को हम ऐसे रख दें तो ग्राउंड से हर पेज की जो हाइट है वो क्या है? अलग अलग है। क्यों है हाइट अलग अलग? क्योंकि हर पन्ने की थिकनेस क्या है? हर पन्ने की थिकनेस है। हर पन्ने की थिकनेस होने की वजह से अगला जो पेज आ रहा है वो यहां पे आ रहा है, अगला पेज यहां पे, अगला पेज यहां पे, लेकिन हर पन्ने की हाइट बदल रही है, लेकिन एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में। इमेजिन करो कि अगर यही पन्ने की मोटाई अलग अलग होती, तो जो ज्यादा मोटा पन्ना होता है उसके ऊपर जो क्या होता, पेज होता, अचानक से हाइट बढ़ जाती। पतला सा पेज होता तो हाइट उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, तो इंक्रीज होता, लेकिन एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में इंक्रीज नहीं होता। अरे आ रही बात समझ में? राइट? इस चीज को समझना है कि इसे हम सेम क्यों ले रहे हैं, इसको सेम क्यों ले रहे हैं। राइट? मान लो जैसे इसमें क्या है, इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बहुत ही वियर्ड से एग्जांपल है, बहुत ज्यादा वैसे अदरवाइज नहीं लेना है, नॉर्मल चीजों में समझना है। राइट? एग्जांपल मुझे बड़ा वियर्ड से लगता है ये। तो इसमें क्या है, इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब जो स्टूडेंट हैं, इमेजिन करो कि अगर इधर स्टूडेंट्स बैठे, सबकी थिकनेस क्या है? सेम है, सबने बराबर बराबर स्पेस ले रखा है। राइट? जितने का हाइट लेंथ वेंथ है सब बराबर बराबर है। मान लो सबने क्या किया है, 15-15 सेंटीमीटर का स्पेस लिया हुआ है। अब मैं हर स्टूडेंट का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं इस वॉल से, तो हर स्टूडेंट का अगर मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस मेजर करूंगा उस वॉल से, तो सबका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। सबका डिस्टेंस अलग अलग क्यों है? क्योंकि हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ थिकनेस है। वो यहां बैठा है तो अगले को यहां बैठना पड़ रहा है, उसके बाद वाले को यहां बैठना पड़ रहा है। लेकिन सिंस सबकी थिकनेस क्या है? सेम है, सबका जो डिस्टेंस है वो एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में बढ़ रहा है। अगर सब 10-10 सेंटीमीटर का है तो जो भी डिस्टेंस होगा अगले का 10 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, उसके बाद वाले का 10 सेंटीमीटर और ज्यादा होगा, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है पर एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में। लेकिन अगर ऐसा यही हो जाता कि मान लो इधर से हम क्या करते हैं, मेजर करते, एक बिल्कुल मोटा हट्टा कट्टा स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसके बगल में बिल्कुल पतला सा स्टूडेंट कोई बैठा है, उसके बगल में बिल्कुल बारीक सा कोई स्टूडेंट बैठा हो, तो जहां पे हट्टा कट्टा स्टूडेंट बैठता उसके बाद तो उसका डिस्टेंस काफी बढ़ जाता। फिर जहां बिल्कुल बारीक सा स्टूडेंट बैठा हो बिल्कुल यहां पे, वो तो नेग्लिजिबली मान सकते हो तुम। राइट? उसको तो डीआर बोल सकते हो तुम, सबका आर है तो बेचारे का रेट। अरे आई बात समझ में? तो दो डाउट मैंने बोले थे रहना चाहिए था, क्या कि सर जब रेडियस अलग अलग है तो सबकी थिकनेस आप सेम क्यों ले रहे हो? क्या वो क्लियर हो गया? सबकी थिकनेस सेम होगी तभी रेडियस कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑर्डर में इंक्रीज होगा। और उसको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि ये भी उसका क्या है? कॉज है। क्लियर है यहां तक? अब क्या बदल रहा है? एक्स। अब हमें देखना है कि जो एक्स है मतलब रेडियस है वो कहां से कहां तक बदल रहा है। तो मैंने बोला कि यहां से बदल रहा है यहां तक। अरे यही तो चेंज हो रहा है ना। तो जो जहां से जहां तक बदलता है दैट इज कॉल्ड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं भैया? लिमिट उसी की देखनी जो चेंज हो रहा है। तो जहां से बदलता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जहां तक बदलता है उसको बोलते हैं क्या? अपर लिमिट। तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to r। सॉल्व करते समय हमें लिमिट भी रखनी पड़ेगी अगर गिवन होगा तो। जिस कैलकुलस में, जिस इंटीग्रेशन में लिमिट दी होंगी दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। अगर लिमिट नहीं दी हुई है तो भी सॉल्व किया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो लिमिट दी हुई है कहां से कहां? 0 to r। तो यहां रखते हैं लोअर लिमिट, यहां रखते हैं क्या? तो हमें ये सब कुछ आ गया कि कब करना है, और अब हम वाला पार्ट देख रहे हैं कि कैसे करना है। यहां पे
सबसे बेसिक वाला मैं क्या कर रहा हूं, एक फॉर्मूला देख रहा हूं, क्योंकि हमको सॉल्व करके आंसर लाना ही। तो सबसे बेसिक पूरे फॉर्मूले का पूरा शीट पूरा वो लिखा दूंगा, पूरा क्या बोलते हैं टेबल बना के हर फॉर्मूला लिखा दूंगा, लेकिन पहले हम ये रियलाइज कर ले कि इंटीग्रेशन करने की जरूरत कब पड़ती है। तो सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देख रहा है, यहां पे मैंने क्या कर दिया, लिख दिया इस वाले पार्ट में, अगर x टू द पावर n dx को हमें इंटीग्रेट करना पड़ा तो इसका जो आंसर आता है क्या आता है, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। यहां पे n की सारी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट -1 बस नहीं लेना है, बाकी सब ले सकते हो, क्योंकि बेटा अगर -1 लिया तो -1+1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा 0, और अगर नीचे में 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड वाली क्वांटिटी हो जाएगी। यहां पे तुम n की वैल्यू 1 2 3 4 ले सकते हो, 1/2 1/3 1/4 ले सकते हो, -2 -3 -4 ले सकते हो, -1/2 -1/3 -1/4 जो मन करे वो ले सकते हो, बस -1 नहीं लेना, राइट। इस तरह से ये होता है हमारा क्या फॉर्मूला। तो यहां पे x का पावर कितना है, अरे पावर कितना है, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 1+1 डिवाइड बाई 1+1, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई और इंटीग्रेशन होगा तो क्या x²/2, फिर हमें क्या करना है, लिमिट रखना है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। लिमिट ऐसे रखते हैं कि जिस पार्ट को सॉल्व कर लिया, जो वेरिएबल है, यहां पे पहले क्या रखेंगे, अपर, कुछ नहीं करना है, एज इट इज इसको उठा के अपर लिमिट, फिर माइनस यहीं पे लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा क्या, पाई x की जगह पे रखेंगे क्या, r तो r², फिर 0 तो 0², तो एरिया आ गया हमारा कितना, पाई r², जो तुमने पढ़ा हुआ है कि एक डिस्क का एरिया कितना होता है, पाई r²। बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हर पॉइंट को ध्यान रखना बेटा। इंटीग्रेशन, राइट, अचानक से बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरफ बढ़ जाएगा कि बिल्कुल आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, सर ये क्या करा दिए, है ना। तो हर पॉइंट को सही तरीके से समझते रहना है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, तो हल्के में मत लेना, है ना, प्रॉपर तरीके से समझो, हर एक पॉइंट क्लियर करते जा रहा है, इतना कोई नहीं करता है। सब होना 12वीं पास हो या नहीं हो, पढ़ाई कभी इस तरह से कि हर एक पॉइंट का रीजन समझाते चले कहीं पे, कि dr क्यों ले रहे हैं, dr ही क्यों लिखा, dr वेरिएबल क्यों नहीं है, dr को बाहर क्यों नहीं निकलना है, हर पॉइंट समझते जाना है, तब समझ में आएगा बेटा, तब फीलिंग आएगी, नहीं तो रटने जैसा था रटने जैसा रहेगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है बेटा, जो बदल रहा है और जिसकी वजह से बदल रहा है, दोनों सिमिलर डायमेंशन में चाहिए। तो हमें ये पता चल गया कि इंटीग्रेशन कब करना है। अभी तुरंत 3 दिन तक हम यही प्रैक्टिस करेंगे और अपने सिलेबस का एग्जांपल लेंगे। अभी एक चीज सुन लो, इंटीग्रेशन मात्र 2 कारणों की वजह से बहुत टफ होगा। 2 ही ऐसी चीज हैं जिसकी वजह से क्या होगा, टफ होगा। पहला, कोई भी चीज जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, इसको इमेजिन करने के लिए। जैसे ये सोचना कि डिस्क किससे मिलकर बना है, रिंग से मिलकर बना हुआ है, कोई भी चीज किससे मिलकर बना हुआ है, अगर प्रैक्टिस कर लिया तो याद रहेगा, नहीं किया तो इसको इमेजिन करने में ये दिक्कत, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। दूसरा, अगर कभी ऐसा हुआ कि ये दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, तो दोनों को सिमिलर डायमेंशन में लाने की जो मशक्कत होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। इंटीग्रेशन सिर्फ इन दो, क्योंकि इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं ना कि यहां पुट कर दो और आप पता चल जाए कि ये इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये पार्ट इमेजिनेशन से, प्रैक्टिस से आएगा, और दूसरा उनको सिमिलर डायमेंशन में लाने वाली जो चीजें हैं, लाने वाला जो प्रोसेस है यहां पे, इसी वजह से, और ये आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं। इसी तरह से 2 केसेस में हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, या 2 ऐसे केसेस रहेंगे जहां पे इंटीग्रेशन भी हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। पहला, अगर ये वेरिएशन कंटिन्यूअस नहीं हुआ, अगर मान लो उसी टाइम पे मेरे पास ऐसे ऑर्डर आते हैं कि 1 मीटर 2 मीटर 6 मीटर 12 मीटर 3 मीटर 18 मीटर, ऐसे जिनमें कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता, कोई कंटिन्यूअस ऑर्डर नहीं होता, तो उसको भी इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते थे। पहला, अगर कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। दूसरा, अगर ये दोनों अलग अलग डायमेंशन के हुए और हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम इनको सिमिलर डायमेंशन में ला पाएं, तो भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे इमेजिन करो, मान लो मेरे पास एक बिल्कुल स्फेरिकल शेप का बलून है, और बलून में हम फूंक मार के हवा भरते जा रहे हैं, तो उसका रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पे भी तो रेडियस वेरी कर रहा है, लेकिन रेडियस के वेरी करने का कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, उसके अंदर का प्रेशर। तो जो बदल रहा है वो रेडियस, जिसकी वजह से बदल रहा है वो प्रेशर, दोनों अलग अलग डायमेंशन में।
अगर कोई इक्वेशन दिया है कि भैया ये प्रेशर के डबल होने से रेडियस डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, हाफ हो रहा है, जो भी हो रहा है, अगर कुछ दिया है तब तो ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो जो बदल रहा है जिसकी वजह से बदल रहा है दोनों अलग अलग डायमेंशन के हैं, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। डिफरेंस समझ में आया दोनों में कि जो बदल रहा है और जिसकी वजह से बदल रहा है इसका भी क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट करो पहले।